चलिए, तो आईबी ट्रेनिंग के आज के सेशन में हम यहाँ पे हमारी इनकम टैक्स पढ़ने की जो जर्नी है उसको हम फर्दर प्रोसीड करते हुए आज हम फ्लैट जो टैक्स सिस्टम है उसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में हमने स्लैब जो टैक्स सिस्टम है उसको हमने एक्सप्लोर किया, उसके सभी कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया। तो आज हम बेसिकली फर्म एंड जो कंपनी मोस्टली जो ये फ्लैट टैक्स सिस्टम फॉलो करते हैं उसको हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया है कि जो एओपी और बीओआई होते हैं उनके कुछ सर्टेन कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं तभी वो स्लैब टैक्स सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज उन्हें भी फ्लैट टैक्स सिस्टम ही फॉलो करना पड़ेगा। करेक्ट है? तो सर इसी चीज को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्म एंड कंपनी की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है? तो सर यहाँ पे एओपी और बीओआई को जो है यहाँ पे हमने दो कैटेगरी में डिस्कस किया है। क्या लिखा है कि मेंबर्स शेयर इज नॉट डिटरमाइंड एंड मेंबर शेयर इज डिटरमाइंड। मतलब क्या बोल रहा है, मान के चलो कि तीन लोग हैं सर, मिस्टर ए, मिस्टर वाई और आपका मिस्टर यहाँ पे लिखता हूं मैं जी लिमिटेड। ठीक, यहाँ पे जी लिमिटेड लिखता हूं। ठीक है, अब इन्होंने एक बिजनेस बनाया ए वाई जी एंटरप्राइज। ठीक है, करेक्ट है, ये बिजनेस बनाया बराबर। अब सर ये जो बिजनेस बनाया, जो जॉइंट वेंचर हुआ तीनों का, ये जॉइंट वेंचर का अगर डीड होता, एग्रीमेंट होता, तब तो इसको हम फर्म बोलते हैं और फर्म का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। बट यहाँ पे कोई डीड या एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे मान के चलो कि ये जो मिस्टर ए और मिस्टर वाई है, करेक्ट है, इन्होंने एक दूसरा और एक जॉइंट वेंचर किया है ए वाई एंटरप्राइज के नाम से, है ना, करेक्ट है। मतलब दो जॉइंट वेंचर है, एक AYZ और एक AY एंटरप्राइज। ठीक है, तो सर ये जो दूसरी जॉइंट वेंचर है जिसमें Z लिमिटेड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको तो हम बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, है ना। यही तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि अगर जो मेंबर्स होते हैं अगर वो सभी के सभी इंडिविजुअल हुए तो उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोला जाएगा। अगर उसमें एक भी अदर देन इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो गए तो तब तो वो AOP कहलाएगा, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है यहाँ पे। तो क्या लिखा है कि अगर मेंबर्स के शेयर डिटरमाइन नहीं है, मतलब भले आपने डीड या एग्रीमेंट नहीं बनाया, लेकिन आपस में आपने ये तो डिसाइड किया होगा कि इस एंटरप्राइज का जो इनकम होगा वो कैसे शेयर करेंगे, कौन से परसेंटेज में शेयर करेंगे, है ना, करेक्ट है। उसका कोई रिटर्न प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, अगर कुछ रिटर्न प्रूफ नहीं है, करेक्ट है, क्योंकि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप कितना जो इनकम है वो शेयर करेंगे, तो उस सिचुएशन में जो ये बिजनेस है AYG एंटरप्राइज या फिर AY एंटरप्राइज, करेक्ट है, ये टैक्स कौन से रेट से भरेंगे, क्या इन पे टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, पहले वो समझते हैं। ठीक है, करेक्ट है। तो मान के चलो इनका नेट टैक्सेबल इनकम जिस पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना होता है, करेक्ट है, इनका मान के चलो 40 लाख है। कितना है? 40 लाख मान के चल रहा हूं, करेक्ट है। और इनका जो नेट टैक्सेबल इनकम है, करेक्ट है, जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, करेक्ट है, इनका मान के चलो आपका 45 लाख है, जस्ट आपको समझाने के लिए, करेक्ट है। और दोनों सिचुएशन में क्या हुआ है कि जो शेयरिंग ऑफ इनकम है उसका कोई रेट डिफाइन नहीं है, मतलब उसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है ना। तो क्या बोल रहा है कि इफ एनी मेंबर इज कंपनी देन कंपनी टैक्स रेट। क्या लिखा है कि एनी मेंबर इज कंपनी, मतलब अगर वो जॉइंट वेंचर अगर AOP है, तो क्या है, AOP है, तो सर आप पूरे नेट टैक्सेबल इनकम पे जो कंपनी का टैक्स रेट होगा, करेक्ट है, वो आपको अप्लाई करना है। अब सर कंपनी का टैक्स रेट क्या होता है अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया है, हमें वो डिस्कस करना है। डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट अलग होता है, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट अलग होता है। अगर कंपनी ने न्यू टैक्स रिजीम फॉलो किया है तो वहां पे टैक्स रेट अलग होता है ना, करेक्ट है। तो बट फिलहाल मान के चलो एक नॉर्मल अगर टैक्स रेट हम ले तो 25% और 30% होता है कुछ सिचुएशन में, है ना, करेक्ट। हम डिस्कस करेंगे अगर उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम नहीं लिया है तो कंपनी का जो टैक्स रेट होगा वो इस 40 लाख पे अप्लाई करना है। मतलब यहां पे आप देख रहे हो कि हमें स्लैब टैक्स सिस्टम फॉलो नहीं करना है, करेक्ट है। किस सिचुएशन में, अगर वो AOP है और वहां पे जो आपके शेयर ऑफ इनकम है उसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है। ठीक है, और यहां पे बोला है कि अगर नो मेंबर इज कंपनी देन जो टैक्स रेट होगा वो MMR होगा। MMR मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मतलब मैक्सिमम टैक्स रेट लिया जाएगा। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें बेसिक टैक्स 30% लिया जाता है जो हाईएस्ट रेट होता है, और इसमें 25% सरचार्ज लिया जाता है ना, करेक्ट है। और उस दोनों के ऊपर 4% का सेस कैलकुलेट करना होता है। मतलब जो MMR आता है वो मैक्सिमम 39% आता है। मतलब अगर वो BOI हुआ तो सर टैक्स 39% से भरना पड़ेगा इस 45 लाख पे। आई होप क्लियर है। मतलब सिंपल है सर कि जो आपने जॉइंट वेंचर बनाया है,
अगर वो जॉइंट वेंचर एओपी है तो आप कंपनी का टैक्स रेट लगाओगे, अगर वो जॉइंट वेंचर बीओआई है तो आपको एमएमआर का जो रेट हुआ वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अगर इस जॉइंट वेंचर का कोई भी शेयर ऑफ इनकम का कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है तो। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो डिस्कस करें। लेकिन अगर मान के चलो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं, करेक्ट है, और मैं यहां पे अलग से सेपरेटली कंसीडर करता हूं, ठीक है। अब मान के चलो इन्होंने भले डीड एग्रीमेंट नहीं बनाई हो, लेकिन इनका एक रिटर्न प्रूफ है कि भाई कितना परसेंट इनकम ये लोग शेयर करने वाले। तो मान के चलो ये 30% शेयर करेंगे, ये 30% शेयर करेंगे, है ना, और ये 40% शेयर करेंगे, ठीक है, करेक्ट है। ऐसा मान के चलो फर्स्ट वाले जॉइंट वेंचर में, और दूसरे वाले जॉइंट वेंचर में है कि ये 40% शेयर करेंगे और ये 60% शेयर करेंगे। मतलब यहाँ पे शेयर ऑफ इनकम का एक रिटर्न प्रूफ है, मतलब इन्होंने इनकम शेयर कितनी होगी उसके लोग ने रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर यही नेट टैक्स पर इनकम हुआ तो क्या टैक्स रेट लगेगा, ये अभी हमें डिस्कस करना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि इफ मेंबर शेयर इज डिटरमाइंड, मतलब अगर है तो यहाँ पे दो सिचुएशन बनेगी, मतलब एक सिचुएशन एओपी होगी, दूसरी सिचुएशन बीओआई होगी, है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर एओपी हुई तो क्या लिखा है कि कंपनी के शेयर पे कंपनी का टैक्स रेट और बाकी के शेयर पे एमएमआर। मतलब सर यहाँ पे जो कंपनी का शेयर होगा, कंपनी का शेयर कितना है, तो कंपनी का शेयर 40% है, तो सर इस 40 का आप 40% लो, करेक्ट है, बराबर। तो इस कंपनी के शेयर पे आप कंपनी का टैक्स रेट अप्लाई करो, कंपनी का टैक्स रेट, और जो बाकी के शेयर बचेंगे तो बाकी के शेयर कितने बचेंगे, तो 40 माइनस 16, इस पे आप एमएमआर अप्लाई करो, मतलब स्ट्रेट 39%, है ना, करेक्ट है। और अगर कंपनी का टैक्स रेट आपने मान के चलो 25% माना तो सर आप यहाँ पे 25% ले लो, है ना, करेक्ट है। कंपनी का टैक्स रेट डिस्कस करना बाकी है, एक चीज आपको क्लियर रहना है, ठीक है, करेक्ट है। अगर वो एओपी हुआ तो करेक्ट है, बराबर, एओपी हुआ और वहां पे जो शेयरिंग ऑफ इनकम है वो उसका एक रिटर्न प्रूफ है। लेकिन लिखा है कि अगर नो मेंबर इस कंपनी, अगर इश्यूड बीओआई की बात करें, अगर वो बीओआई है तो इफ एनी मेंबर इनकम इज एक्सीडिंग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देन एमएमआर, एंड नो मेंबर इनकम इज एक्सीडिंग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देन नॉर्मल स्लैब रेट। ये आया नॉर्मल स्लैब रेट। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई बीओआई है और उसमें शेयरिंग ऑफ इनकम का एक रिटर्न प्रूफ है, ठीक है, करेक्ट है, तो उस सिचुएशन में हमें एक एडिशनल कंडीशन देखना पड़ेगा कि जो मेंबर्स हैं मतलब मिस्टर ए और मिस्टर वाई, उसमें से किसी भी एक पर्सन का इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करता है, मतलब चाहे ए का या वाई का, किसी का भी अगर इनकम, करेक्ट है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है, तो आपको ध्यान होगा ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख डिपेंड अपॉन द एज, और न्यू टैक्स रिजीम में 25-26 के लिए 4 लाख और 24-25 के लिए 3 लाख रुपए, है ना, हमने डिस्कस किया प्रीवियस सेशन में। तो अगर किसी का भी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट किसी का भी अगर क्रॉस होता है तो वहां पे सीधा आप अप्लाई करोगे एमएमआर। क्या अप्लाई करोगे, एमएमआर, मतलब इस 45 लाख पे स्ट्रेट आप 39% ले लो। क्या ले लो, 39% ले लो, करेक्ट है। लेकिन अगर किसी का भी इनकम, मतलब ना ए का ना वाई का, किसी का भी इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं करती, मतलब वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है या उसके इक्वल है, तो उस सिचुएशन में ही वो नॉर्मल टैक्स जो स्लैब होगा, जो हमने डिस्कस किया प्रीवियस सेशन में, वो फॉलो करेंगे। तो सर यहाँ पे सिंपल तरीके से हमने समझा कि एओपी जो है वो तो कभी टैक्स स्लैब फॉलो ही नहीं कर सकता। यहाँ पे हम देखें, अगर एडिशनल यहाँ पे अगर हम चीजों को डिस्कस करें, बीओआई सिचुएशन में कर सकता है, लेकिन कब, अगर वहां पे जो शेयरिंग ऑफ इनकम है उसकी क्लैरिटी है, उसका कोई रिटर्न प्रूफ है और मेंबर्स के इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, तभी जाके हमें नॉर्मल टैक्स स्लैब फॉलो करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एओपी या बीओआई उनके टैक्स रेट में अगर कुछ चेंजेस होता है तो जो उनके मेंबर्स हैं जिनको वो शेयर ऑफ इनकम मिलेगा उनके टैक्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या इंपैक्ट होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है इंपॉर्टेंट नोट्स के थ्रू कि अगर एओपी और बीओआई एमएमआर से टैक्स भरते हैं, करेक्ट है, तो जो भी इनकम मिलेगा मेंबर्स को वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा, है ना। मतलब अगर जो एओपी या बीओआई है उन्होंने एमएमआर से टैक्स भरा है, करेक्ट है, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, करेक्ट है,
टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स मेंबर से नहीं लिया जाएगा, जो इनकम शेयर की जाएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखिए कि इफ टैक्स पेड बाय एओपी और बीओआई एट नॉर्मल स्लैब रेट, करेक्ट है, देन शेयर ऑफ इनकम विल बी एडेड टू मेंबर्स इनकम, मतलब फुल्ली इनकम ऐड होगा। फिर वहां पे एक रिबेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिबेट अंडर सेक्शन 86, हमने 87 में पढ़ा है ना रिबेट, है ना, करेक्ट है, वो अलग है, ये अलग है, दोनों मिल सकता है एक पर्सन को। तो यहाँ पे 86 रिबेट की बात हो रही है जो विद सेक्शन 110 में पढ़ना होता है। अभी क्या बोल रहा है, सिंपल तरीके से आप समझिए कि मान के चलिए कि ये जो 45 लाख का हमने इनकम कंसीडर किया, जहां पे 40% शेयर इनका और 60% शेयर इनका, ठीक है, करेक्ट है। तो ये बेसिक एग्जेम्पशन जो लिमिट है वो कभी फॉलो कर सकते हैं एज अ बीओआई अगर उनका इंडिविजुअल जो इनकम होगा। तो मान के चलो मिस्टर ए का जो अदर इनकम है, करेक्ट है, वो मान के चलो 2.5 लाख है, ठीक है, करेक्ट है, 2.5 लाख है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने 2.5 लाख माना, ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे जो मिस्टर वाई है, करेक्ट है, मिस्टर वाई है, उनका हमने जो अदर इनकम है वो 2 लाख माना है, मतलब वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्या है, कम है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, ठीक है, अदर इनकम। अब यहाँ पे 45 जो लैक्स है उस पे मान के चलो हमें जो है फोर्थ जो सिचुएशन हमने देखी जहां पे जो मेंबर्स हैं उनके इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो इस इनकम पे भी जो टैक्स है वो नॉर्मल टैक्स स्लैब से ही किया जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। तो अगर हम न्यू रिजीम करते हैं, अगर आपको ध्यान होगा, करेक्ट है, तो मान के चलो हम 24-25 के लिए न्यू रिजीम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, है ना, करेक्ट है, 24-25 के लिए न्यू रिजीम कंसीडर करते हैं जिससे कि आपको चीजों की क्लैरिटी आ जाए, है ना, करेक्ट है। तो हम इस चीज को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे, है ना, करेक्ट है। तो सर मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो एनटीआई माना, कितना माना एनटीआई, 45 लैक्स, है ना, करेक्ट है, 45 लैक्स माने, बराबर। तो 45 लैक्स माने तो 45 लैक्स कौन सी स्लैब में आएगा, आपके 6 वाले स्लैब में आएगा। मैंने 24-25 के लिए कर रहा हूँ, है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं टैक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है तो ध्यान होगा आपको, तो फिनिश पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट, है ना, करेक्ट है, और ये टैक्स रेट, और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, है ना। और जो हमारा 6 वाला स्लैब होगा उसमें आपका ये 45 आएगा और ये 15 आ जाएगा, जो डिफरेंस होगा उस पर आपका 30%, है ना, करेक्ट है। तो आपका टोटल टैक्स यहाँ पे बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है आपका 10,15,000 बन रहा है ना, करेक्ट है, तो 10,15,000 हो रहा है, बराबर। फिर इस पे क्या ऐड होगा, इस पे सरचार्ज ऐड होगा, तो सरचार्ज तो जीरो होगा क्योंकि एनटीआई बिलो 50 है। और फिर हम ऐड करेंगे, सर क्या ऐड करेंगे, इस पे हम ऐड करेंगे आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, है ना, करेक्ट है। तो सर वो आपके दोनों के टोटल के ऊपर 4% आएगा, है ना, करेक्ट है। तो सर जो आपका टोटल टैक्स बनेगा, करेक्ट है, वो आपका ये दोनों का टोटल बन जाएगा, करेक्ट है। तो कितना आ रहा है, 10,92,000, है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे मान के चलो कि फोर्थ सिचुएशन में जो हमारी बीओआई है, करेक्ट है, यहाँ पे एवा एंटरप्राइज, वो इस 45 लाख के ऊपर उसने नॉर्मल जो टैक्स है उसके हिसाब से उसका 1092 का टैक्स आया, क्योंकि कंडीशन मैच हो रही है, और उसने 1092 का जो टैक्स है वो क्या किया, वो कैलकुलेट किया, करेक्ट है। और बाकी के जो इनकम है वो बेसिकली क्या किए, वो जो है वो शेयर करना है, मतलब 34 जो 8 लाख है वो हमें क्या करना है, वो शेयर करना है, किसमें, मेंबर्स में। तो सर इस 34,08,000 का जो है वो कितना परसेंट मिस्टर एक हो जाएगा, तो क्या परसेंट रखा है हमने, 40%। तो सर इस 34,8 का 40% यहाँ ले लीजिए, करेक्ट है। तो इसको हम कर लेंगे नॉर्मल, है ना, करेक्ट है, नॉर्मल कर लेते हैं। और इस 34,8 का जो 60% है, करेक्ट है, वो यहाँ ले लीजिए, सही है कि नहीं, है ना, करेक्ट है, बराबर। तो यहाँ पे ले लिया हमने 40 और यहाँ पे ले लिया 60, सिंपल है, सही है कि नहीं, है ना। तो सर इनकी टोटल इनकम कितनी हुई, तो इनकी टोटल इनकम हुई 1613 और इनकी टोटल इनकम हुई 2244। आई होप क्लियर हो रहा है आपको सिंपल तरीके से, है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ टैक्स पेड बाय एओपी एट नॉर्मल स्लैब रेट, तो नॉर्मल स्लैब से ही किया 45 के ऊपर, और फिर प्रॉफिट जो है, जो इनकम है वो शेयर किया है, करेक्ट है। तो उस सिचुएशन में जो मेंबर्स हैं उनके जो टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो टैक्स कैलकुलेट करके हमें 86 का रिबेट लेना है। तो अब 86 का रिबेट कैसे लेना है वही मुझे आपको बताना है ना, करेक्ट है। तो इनकी आई 1613, इनकी आई 2244, है ना, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे ये तो हमने किसका टैक्स कैलकुलेट किया, बीओआई का, है ना, मतलब एवा एंटरप्राइज का किया। अब मुझे किसका करना है,
अब मुझे किसका करना है, अब मुझे मिस्टर ए का करना है और फिर मुझे मिस्टर वाई का करना है ना। ये चीज़ मुझे आपको बतानी, इसके लिए मैंने जस्ट यहाँ पे जो है डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इनका जो है वो एनटीआई है वो 1630 है, 13 है, और इनका जो है वो 2244 है ना, करेक्ट है। तो सर ये हुआ, तो यहाँ पे इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो सर यहाँ पे 1613 अगेन यहाँ पे इस स्लैब में आ रहा है और यहाँ पे ये अगेन आपके 6 स्लैब में ही आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है। तो ये वाले मैं सेम रख लेता हूँ, है ना, करेक्ट है, ये तो सेम आ जाएगा, डिफरेंस आपके 6 स्लैब में ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगा 1613 और -15 और उस पर यह आ गया टैक्स रेट, और यहाँ पे आप लीजिए सर 2244 और -15 और उसके ऊपर आपका 30%, सिंपल है ना, करेक्ट है। हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है, एक मिनट, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है क्या, नहीं, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जस्ट मैं एक बार वापस से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2244 -15 और उस पर आपका 30%, और यहाँ पे 1613, ठीक है, हाँ अच्छा ओके। तो यहाँ पे मैं टोटल ले लेता हूँ, करेक्ट है, ओके, परफेक्ट हो गया, बराबर। और फिर यहाँ पे आपका जो सरचार्ज है वो दोनों में भी एप्लीकेबल नहीं होना है, और सेस जो होगा वो आप सिंपल अप्लाई करेंगे, है ना, करेक्ट है। और टोटल टैक्स आपका ये आ जाएगा, है ना, 191 एंड 388 377, है ना, ये आपका टोटल टैक्स आ गया, ये टोटल टैक्स आ गया, ठीक है, करेक्ट है। तो सर टोटल इनकम पे आपका टोटल टैक्स आया, तो सर इस सिचुएशन में कितना आया, इस सिचुएशन में आपका 191 आया, सिंपल है ना, सिंपल है, आई होप क्लियर होना चाहिए, है ना, करेक्ट है। और सर इनका टोटल टैक्स कितना आया, इनका टोटल टैक्स 388 377 आया, क्योंकि हमें बहुत बार सिचुएशन जो है मेंबर्स का कैलकुलेट करने के लिए अगर आएगा तो हमें पता होना चाहिए कैसे काम करता है। तो सर यहाँ पे हम करेंगे लेस 86 का रिबेट, तो हमें ये रिबेट भी तो समझना है ना, ये रिबेट कैसे काम करता है, सही है कि नहीं, है ना। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिबेट लेने के लिए हमें टोटल टैक्स लेना पड़ेगा, टोटल टैक्स को डिवाइड बाय हमें टोटल इनकम से करना पड़ेगा, करेक्ट है। और हमें यहाँ पे जो आपका शेयरिंग ऑफ इनकम है, करेक्ट है, ये कौन सा इनकम है, हमारा जो बीओआई का जो शेयर है ना, वही है ना, करेक्ट है। तो सर जो बीओआई का शेयर है, करेक्ट है, उससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। और ये चीज हमने यहाँ पे भी किया, ये चीज यहाँ पे भी किया, करेक्ट है। तो हमने क्या किया, टोटल टैक्स को टोटल इनकम से डिवाइड करके बीओआई के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये 87 का रिबेट हो गया। तो सर यहाँ पे जो नेट टैक्स आएगा वो आएगा 191 माइनस 161, और यहाँ पे आएगा 388 माइनस 353, दैट इज 34602। तो ये जो है मिस्टर ए और वाई जो है वो टैक्स भरेंगे, यही चीज जो है बेसिकली यहाँ पे समझाया है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या समझाया कि अगर एओपी बीओआई जो है वो नॉर्मल स्लैब फॉलो करते हैं तो उनके जो मेंबर्स हैं उसका 86 का रिबेट कैसे कंसीडर करेंगे, वही हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। और क्या लिखा है कि अगर एओपी बीओआई ने टैक्स ही नहीं भरा है ना, तो शेयर ऑफ इनकम विल बी एडेड टू मेंबर्स, और वहां पे कोई हमें 86 का रिबेट नहीं लेना है। मतलब अगर इन्होंने टैक्स ही नहीं भरा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर आप जो आप इनकम ऐड करके उस पर टैक्स भर दो, मतलब वहां पे फिर आपको जो रिबेट वगैरह 86 का कंसीडर नहीं करना है। आई होप क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है इंपॉर्टेंट चीज, कि जो 86 की जो रिबेट है वो एडिशनल रिबेट है अपार्ट फ्रॉम 87A, मतलब यहाँ पे आपकी 86 की रिबेट तो मिलेगी, और अगर आप एलिजिबल होंगे, मतलब अगर आपका एनटीआई जो होगा अगर एलिजिबल है, करेक्ट है, जो हमने डिस्कस किया प्रीवियस सेशन में, है ना, करेक्ट है, 12 लाख और 24-25 के लिए 7 लाख, है ना, करेक्ट है। तो सर वो आप 87A का जो रिबेट है वो भी कंसीडर कर सकते हो, सिंपल है ना। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप डिस्कस करें। अब अगर हम बात कर ले फॉर्म एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी की, है ना, करेक्ट है, तो सर उस सिचुएशन में जो बेसिक टैक्स होगा वो फ्लैट 30% होगा, मतलब जो भी वो एनटीआई होगा फ्लैट 30%, और आपको सरचार्ज तभी ऐड करना है अगर उनकी नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी, है ना, तो वहां पे 12% का सरचार्ज आएगा। तो सिंपल है सर, हमें अगर किसी फर्म की, हम इनकम टैक्स में जब भी हम फर्म की बात करते हैं तो उसमें एलएलपी भी आ जाती है, तो अगर हम फर्म या फिर जो आपकी लोकल अथॉरिटी है, करेक्ट है ना, तो उनके सिचुएशन में आपको फ्लैट 30% लेना है, और सरचार्ज तभी ऐड करना अगर उनकी एनटीआई 1 करोड़ के अबव होगी, है ना, करेक्ट है, 12% का सरचार्ज ऐड करना है, सिंपल है। इसके बाद अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक तरीके की एओपी या बीओआई होती है, करेक्ट है, लेकिन उनके लिए अलग स्लैब रेट बताया गया। क्या बोला है कि अगर उनकी एनटीआई अप टू 10,000 तक है ना, करेक्ट है,
तो वहां पे आपको टैक्स रेट 10% लेना है ना। अगर 10,000 से ज्यादा जाता है एनटीआई 20,000 तक तो 20% लेना है, और 20,000 से जितना ऊपर जाएगा तो सीधा 30% लेना है। मतलब यहाँ पे सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है कि अगर आपकी कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हुई है ना, करेक्ट है, और उसकी नेट टैक्सेबल इनकम 35,000 रुपये आई, कितने आई? 35,000 रुपये मान के चलिए, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बोला है कि अगर एनटीआई अप टू 10,000 तक है तो सर आप टैक्स लोगे 10%। कितना लोगे सर? 10% लोगे, है ना। तो सर सिंपल तरीके से मैं इस सिचुएशन में, इस एग्जांपल में इनकी 35,000 रुपये है, तो मतलब 10,000 तक 10% लेना है, तो 10,000 पे 10% 1,000 रुपये आया, है ना, सिंपल। और अगर एनटीआई 10K क्रॉस करती है और अप टू 20 तक रहती है तो उस पर 20% लेना है। मतलब 10,000 से 20,000 के बीच में आपको 20% लेना है। मतलब जो नेक्स्ट 10,000 है उस पर 20%, तो आपका 2,000 रुपये आया, सिंपल है। और 20,000 के ऊपर जितना होगा, 20,000 के ऊपर जितना होगा उस पर आपको 30% लेना है। तो सर ऑलरेडी 20,000 तक हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया 3,000 रुपया, तो बचा कितना? 15,000 रुपया। तो 15,000 के ऊपर आप 30% ले लो, तो सर 15,000 के ऊपर आप 30% ले लो, है ना। तो कितना आ गया? 4.5। तो आपका टोटल टैक्स बन गया आपका 7.5। टोटल टैक्स बन गया 7.5, सिंपल तरीके से। फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको सरचार्ज। क्या ऐड करना पड़ेगा? सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट है। और सरचार्ज जो है वो डोमेस्टिक कंपनी के जैसे एप्लीकेबल होगा। डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज क्या होता है कि डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर उनका जो एनटीआई होगा वो अगर 1 करोड़ से ऊपर होता है, करेक्ट है, तो उन्हें जो सरचार्ज लगता है वो 7% लगता है, ठीक है। और अगर एनटीआई आपकी 10 करोड़ क्रॉस होती है तो सर सरचार्ज वहां पे 12% होता है। कितना होता है सर? 12, ठीक है। तो सर वही कॉन्सेप्ट आपका सोसाइटी पे लगा, और फिर ऐड करो आपका हेल्थ एंड सेस एजुकेशन वाला, है ना, करेक्ट है, वो 4% कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट आपका सोसाइटी के केस में आपको ध्यान रखना है। अगर सोसाइटी न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करती है, आपको ध्यान रखना है कि जैसे इंडिविजुअल के लिए है ना न्यू टैक्स रिजीम 115BAC, वैसे सोसाइटी भी न्यू टैक्स रिजीम के लिए जा सकती है 115BAD, ठीक है, करेक्ट है। तो उस सिचुएशन में ये स्लैब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट जो है वो इफेक्टिव टैक्स रेट 25.168 का फॉलो करेंगे। मतलब पूरे 35,000 के ऊपर वो क्या करेंगे 25.168% जो है बेसिकली टैक्स भरेंगे। मतलब 8,800 का बेसिकली उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा अगर वो न्यू टैक्स रिजीम के लिए जाते हैं 115BAD, है ना, करेक्ट है। ये 25.168 कैसे आएगा? बेसिक 22%, आपका सरचार्ज 10, करेक्ट है। यहाँ पे सरचार्ज फ्लैट है, मतलब यहाँ पे आपको इनकम पे डिपेंड नहीं है, और 4% का सेस, करेक्ट है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आप एक डिडक्शन मिलता है, एटीपी का डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए, है ना। तो ये एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो, ठीक है, करेक्ट है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो गया। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में हमें टैक्स रेट देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी डोमेस्टिक है कि फॉरेन है। कंपनी डोमेस्टिक है कि फॉरेन है ये देखना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट है। क्योंकि अगर कंपनी डोमेस्टिक हुई तो टैक्स रेट अलग है, फॉरेन हुई तो अलग है, ठीक है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है कि जब हम कंपनी की बात करते हैं करेक्ट है, तो हमें कंपनी देखना पड़ेगा, कंपनी जो है इंडियन कंपनी है, करेक्ट है, या फिर फॉरेन कंपनी है ना, करेक्ट है, फॉरेन कंपनी है ना, ये देखना पड़ेगा, बराबर। तो सिंपल तरीके से अगर कोई इंडियन कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है ना, जो भी हम कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो कर रहे हैं, तो इंडियन कंपनी हुई। और जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, करेक्ट है, बराबर, नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, तो वो आपकी फॉरेन कंपनी हुई, है ना। लेकिन इसने बात किया डोमेस्टिक कंपनी का। अब डोमेस्टिक जो कंपनी होती है, करेक्ट है, उसमें आपकी इंडियन कंपनी तो आएगी, है ना, करेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसी फॉरेन कंपनी भी आ सकती है जो कुछ कंडीशन फुलफिल करे, तो सर ऐसी फॉरेन कंपनी को भी हम क्या मान लेंगे? डोमेस्टिक कंपनी मान लेंगे। मतलब जितनी इंडियन कंपनी है जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, करेक्ट है, जो इंडिया के कंपनीज एक्ट है 2013, करेक्ट है, उसमें रजिस्टर्ड है, तो वो तो डोमेस्टिक कंपनी होंगी। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, उसको भी हम डोमेस्टिक कंपनी मान सकते हैं अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हुई तो, करेक्ट है।
अब सर पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी फॉरेन कंपनी है जिसको हम डोमेस्टिक कंपनी बोल सकते हैं। तो सर इसके लिए आपको सेक्शन में आना पड़ेगा। तो हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 डेफिनेशन में आते हैं, डोमेस्टिक कंपनी का डेफिनेशन देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे आए तो सेक्शन 2 का अगर हम क्लॉज 22A देखें, ये देखें क्लॉज 22A, तो क्या लिखा है? डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है एन इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी तो होगी लेकिन एनी अदर मतलब फॉरेन कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट हैज मेड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट, मतलब डिक्लेयर और पेमेंट करना विद इन इंडिया, किस चीज का? ऑफ द डिविडेंड। मतलब अगर ऐसी कोई फॉरेन कंपनी है जो अपना डिविडेंड इंडिया में ही डिक्लेयर और पे कर रही है, करेक्ट है, तो उसको भी हम डोमेस्टिक कंपनी मानेंगे, उसको भी डोमेस्टिक कंपनी मानेंगे, करेक्ट है, चाहे वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का हो चाहे इक्विटी शेयर्स का हो, करेक्ट है। तो सर ऐसी कंपनी को भी हम डोमेस्टिक कंपनी मानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या है ना, करेक्ट है। तो इन्होंने बोला डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो टैक्स रेट होगा वो 25% हो सकता है अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हुआ, अदरवाइज 30% होगा। अब कंडीशन क्या फुलफिल होगी? अब यहाँ पे हम टैक्स रेट कौन से साल का कैलकुलेट देख कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं? 24-25 के लिए कर रहे हैं। कौन से फाइनेंशियल के लिए कर रहे हैं हम? 24-25 के लिए, है ना, करेक्ट है। और यही चीज आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, ध्यान रखना है ना, करेक्ट है। बट फिलहाल मैं 24-25 के लिए बता रहा हूं, फिर आप 25-26 के लिए अप्लाई कर लेना। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जिस फाइनेंशियल ईयर का आप टैक्स कैलकुलेट करो, मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात करूं, ध्यान से सुनना, तो उसका आपको प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना है। मतलब अगर मैं 24-25 का कर रहा हूं तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो उसका प्रीवियस ईयर होगा 23-24, उसका और प्रीवियस ईयर जाना है, मतलब 22-23, मतलब 2 साल पहले जाना है। अगर मैं 25-26 के लिए बोलूं तो 25-26 के लिए 2 साल पहले क्या होगा? 23-24, और 24-25 के लिए 2 साल पहले क्या होगा? 22-23। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी डोमेस्टिक कंपनी को करंट ईयर में टैक्स 25% लगेगा अगर उसका प्रीवियस टू प्रीवियस का जो टर्नओवर है वो 400 करोड़ तक है। वो कितने तक है? 400 करोड़ तक है। मतलब अगर मैं 24-25 के लिए टैक्स रेट देख रहा हूं तो मुझे 22-23 का टर्नओवर देखना पड़ेगा कि अगर वो 400 करोड़ है तो 25%। अगर उस साल का टर्नओवर 400 करोड़ क्रॉस करेगा तो सर इस साल मुझे टैक्स रेट 30% देना होगा, डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। अगर मैं 25-26 की बात करूं तो 25-26 के लिए टर्नओवर 23-24 का देखा जाएगा कि अगर 23-24 में टर्नओवर 400 करोड़ हुआ तो 25-26 में 25% होगा, और 23-24 में अगर 400 करोड़ क्रॉस होता है तो सर 30 होगा। सिंपल है ना। तो डोमेस्टिक कंपनी में हमें प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है वो हमें देखना है। ये चीज यहाँ पे बोला गया, दो साल पहले का देखना है। तो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर के टर्नओवर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कुछ लोग मेरे को पूछ सकते हैं कि सर अगर मान के चलो कोई कंपनी 24-25 में स्टार्ट हुई हो, तो इनकॉर्पोरेट हुई हो, तो उसका 2 साल पहले का कोई हिस्ट्री नहीं हो, तो फिर हम टैक्स रेट क्या लेंगे करंट ईयर में? तो सर 30 ही लेना। कितना लेना? 30 ही लेना, वहां पे 25 नहीं लेना। 25 तभी लेना है अगर 2 साल पहले की हिस्ट्री है और वहां पे टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो ही। सिंपल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि फॉरेन कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 35% हो गया, है ना, क्योंकि फॉरेन कंपनी के लिए हमें प्रीवियस ईयर के टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है। फॉरेन कंपनी को स्ट्रेट बोला है कि आपको टैक्स रेट 35% ही करना है। 24-25 के लिए भी 35 है और 25-26 के लिए 35 है, क्योंकि इसके पहले इनका टैक्स रेट 40% था, है ना। बट 24-25 से जो है ये टैक्स रेट 35% कर दिया गया, है ना, करेक्ट है। तो इसमें हमें जो है प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है वो देखने की जरूरत नहीं है। किसमें? फॉरेन कंपनी में। ये खाली कहां देखना है? हमें डोमेस्टिक कंपनी में ही देखना है, ये ध्यान रखना है, फॉरेन कंपनी में नहीं देखना है। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो आप डिस्कस करें, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी का डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन किया जो मैंने आपको बताया, और न्यू इनकॉर्पोरेट कंपनी के लिए 30% है, सिंपल है। हाँ, और यहाँ पे इन्हें सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो सरचार्ज कैसे देना पड़ेगा, है ना, करेक्ट है। तो सर अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो अलग है, फॉरेन कंपनी है तो अलग है ना, करेक्ट है। तो सर डोमेस्टिक कंपनी के लिए अगर उनकी एनटीआई अगर 1 करोड़ क्रॉस करती है तो सर आप सरचार्ज लगाओ 7%,
एंड फॉरेन कंपनी का अगर एनटीआई 1 करोड़ क्रॉस होता है तो आप सरचार्ज लगाओ 2%। ठीक है, करेक्ट है। और अगर डोमेस्टिक कंपनी का एनटीआई 10 करोड़ क्रॉस होता है तो सरचार्ज 12% लो, करेक्ट है। एंड फॉरेन कंपनी का अगर एनटीआई 10 करोड़ क्रॉस होता है तो आप 5% लो, है ना, 5% लो। ठीक है, करेक्ट है। तो फॉरेन कंपनी में सरचार्ज कम देखने के लिए मिलेगा आपको कंपेयर टू डोमेस्टिक कंपनी, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो बेसिक टैक्स है वो ज्यादा रखा है ना, करेक्ट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको सेक्शन मिलेगा राउंड ऑफ के लिए, है ना, करेक्ट है। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है या जो टैक्स अमाउंट आ रही है वो अगर पॉइंट में आ रही है ना, करेक्ट है, तो आपको उसको नियरेस्ट 10 पे उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आगे जब हम प्रैक्टिकल केस स्टडी करेंगे तो मैं बताऊंगा। उसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया है कि डिविडेंड और कैपिटल गेन पे मैक्सिमम टैक्स रेट 15% है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि डोमेस्टिक कंपनी के पास भी ऑप्शन है कि वो न्यू टैक्स रिजीम में जा सके। जैसे इंडिविजुअल के लिए 115 BAC, सोसाइटी के लिए 115 BAD, तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम दिया गया है, करेक्ट है, 155 BAA, है ना, 115 BAA, है ना, करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर वो न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे सिंपल तरीके से उन्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे उन्हें अब डोमेस्टिक कंपनी को प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट वो 22% टैक्स भरेंगे, करेक्ट है, और उस पर स्ट्रेट 10% का सरचार्ज आएगा। यहाँ पे आपको एनटीआई वगैरह नहीं देखना है, और 4% का आपका सेस आएगा, 4% का सेस आएगा, जैसे हमने सोसाइटी में देखा। तो इफेक्टिवली टैक्स रेट आ रहा है 25.168, तो ये आपका टैक्स रेट आएगा, करेक्ट है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो बहुत सी चीजों का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे, वही चीज आपने बताया, करेक्ट है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट है, तो एक कॉन्सेप्ट लगता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में केस स्टडी वगैरह करेंगे, तो हमें आपको एएमटी या मैट क्या होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, करेक्ट है। तो सर हमें जो है अगर न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं हम, किसमें, 115 BAA, ठीक है, तो हमें मैट कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल में जाते हो जो एग्जिस्टिंग है, करेक्ट है, तो वहां पे आपको मैट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बराबर। इसके बाद इन्होंने एक और न्यू टैक्स रिजीम लाया, 115 BAB, जो नई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड कंपनी के लिए लाया। मतलब ये जो 115 BAA है ये कोई भी कंपनी ले सकती है, मतलब चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनी हो या कोई भी डोमेस्टिक कंपनी हो, है ना, करेक्ट है। बट यहां पे इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई नई डोमेस्टिक कंपनी चालू होती है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, करेक्ट है, सर्विस वगैरह ट्रेडिंग में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और वो इनकॉर्पोरेट हुई हो 19 से लेकर 24 के बीच में, तो सर उस पर हम टैक्स लेंगे 15%। कितना लेंगे, 15% टैक्स लेंगे, है ना, करेक्ट है। तो ये न्यू डोमेस्टिक कंपनी के लिए लाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि जो न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन है ये आपको इंडिविजुअल में है 115 BAC, सोसाइटी में है 115 BAD, एंड कंपनी में है 115 BAA। बट फर्म के लिए या फिर लोकल अथॉरिटी के लिए न्यू टैक्स रिजीम नहीं है, मतलब उन्हें जो स्टैंडर्ड टैक्स है वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई भी पर्सन न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो उन्हें बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सैलरी फर्स्ट हेड में, तो वहां पे लीव ट्रैवल कंसेशन का एक बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 5, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एचआरए का बेनिफिट बहुत पॉपुलर है, जो आपने कभी कैलकुलेट किया हो, जो 3 फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13 है, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 10-14 है ना, बहुत सारे जो अदर अलाउंसेस होते हैं उसका बेनिफिट हमें अंडर सेक्शन 10-14 में मिलता है, वो भी बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, जहां पे कुछ खर्चा अगर आप करते हैं या फिर कुछ स्टैंडर्ड आपका डिडक्शन होता है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस वगैरह होता है ना, या हॉस्टल अलाउंस होता है, तो वो कोई भी जो बेनिफिट है 10-14 का, 10 क्लॉज 14 का, वो नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे इन्होंने बोली कि अलाउड कर देंगे, जैसे कि अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है उसको अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एक एग्जेम्पशन मिलता है, करेक्ट है, तो वो हम अलाउड कर देंगे 3200 का, है ना। इसके साथ साथ अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको कन्वेंस, डेली या ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है जो पार्ट ऑफ उसकी सैलरी, मतलब वो उसके लिए मैंडेटरी है ना, करेक्ट है, तो ऐसे एम्प्लॉय को अगर ये अलाउंस मिलता है तो वो उसका एग्जेम्पशन वो ले सकता है ऑन एक्चुअल बेसिस, जो उसने एक्चुअल खर्चा किया होगा। ठीक है, इसके अलावा जो 16 का डिडक्शन होता है प्रोफेशनल टैक्स वगैरह, है ना, करेक्ट है, या एंटरटेनमेंट अलाउंस, आपको ध्यान होगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन हम क्लेम करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो अगर किसी की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है
तो 24B का वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता, है ना, करेक्ट है, वो अलाउड नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। और अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट है और उसका अगर वो लॉस आया तो वो किसी अदर हेड में एडजस्ट नहीं कर सकता, जो हम 2 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम में, है ना, करेक्ट है, वो एडजस्ट नहीं कर सकता, वो 8 ईयर्स तक क्या करेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है ना, करेक्ट है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर हम बात करें तो एक एडिशनल डेप्रिसिएशन हम डिस्कस करते हैं अंडर सेक्शन 32 में, वो उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च का जो बेनिफिट है वो उसे नहीं मिलेगा, करेक्ट है, जिसमें आपका इन हाउस तो अलाउड है, लेकिन अगर वो आउटसाइड डोनेशन दे रहा है तो अलाउड नहीं है। अगर आपके वो 14 बिजनेसेस ना स्पेसिफाइड वाले 35AD क्या, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन में कोई चेंजेस नहीं किया गया, ठीक है, करेक्ट है। अदर सोर्सेज की अगर हम बात करें तो अदर सोर्सेज में जो MP-MLAs होते हैं उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जेम्पशन मिलता है, करेक्ट है, वो बेसिकली बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड हमें एक क्लबिंग ऑफ इनकम में जो माइनर चाइल्ड होता है उसका एक 1500 का एग्जेम्पशन मिलता है 1032 में, उसका बेनिफिट जो है बेसिकली नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो गिफ्ट का एग्जेम्पशन मिलता है 50,000 का, जो फैमिली पेंशन का है 25,000 का, उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। इसके साथ साथ चैप्टर 6A के डिडक्शन की बात करें तो चैप्टर 6A के भी डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉलोइंग। आपका ATCCD2 जो पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, फिर आपका ATCCH जो आपका अग्निवीर वाला स्कीम है उसमें अगर कंट्रीब्यूट हुआ है तो, और ATJJAA जो आपका न्यू एम्प्लॉयमेंट अगर आप देते हो तो वहां पे डिडक्शन क्लेम करते हो, तो ये 3 का मिलेगा, बाकी किसी का अलाउड नहीं है। इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके कुछ प्रीवियस ईयर के लॉसेज या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ड्यू टू अबव मेंशन डिडक्शन, जैसे कि अगर आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, या फिर आपका 35AD जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उसकी वजह से कुछ आपका प्रीवियस ईयर का लॉसेज है, तो सर वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। तो सर यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से जो 7 पर्सन्स हैं उनके टैक्स रेट को हमने डिस्कस किया, बट स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं, थैंक यू सो मच।